हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे अनीमिया। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है अनीमिया क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, साइंस एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अनीमिया को ट्रीट कैसे करना है। ठीक है, अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में सीरम में हीमोग्लोबिन का लेवल, रेड ब्लड सेल्स काउंट एंड हीमेटोक्रिट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अगर हम हीमोग्लोबिन के नॉर्मल लेवल की बात करें तो मेल्स में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर है और फीमेल में 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर है। अगर हम रेड ब्लड सेल काउंट की बात करें तो मेल्स में 4.3 टू 5.9 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर है और फीमेल्स में अगर हम देखें तो 3.5 टू 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर है। अगर हम हेमाटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू देखें तो मेल में 41 टू 53% है और फीमेल में 36 टू 46% है। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाए, रेड ब्लड सेल का लेवल डिक्रीज हो जाए या फिर हेमाटोक्रिट का लेवल डिक्रीज हो जाए तो उसे कहते हैं अनीमिया। अब अनीमिया की क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है, एक अकॉर्डिंग टू द काज, दूसरी अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। अगर हम अकॉर्डिंग टू द कॉज की बात करें तो इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन, इट मे बी ड्यू टू ब्लड लॉस, इट मे बी ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी अनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज: माइक्रोसाइटिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक अनीमिया एंड नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। अब हम वन बाय वन ईच कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोसाइटिक अनीमिया। अनीमिया का तो आपको पता चल गया है, ऐसी कंडीशन है जिसमें सीरम में हीमोग्लोबिन का लेवल, रेड ब्लड सेल्स का काउंट या फिर हेमाटोक्रिट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब माइक्रोसाइटिक क्या है? ऐसा अनीमिया जिसमें सेल का वॉल्यूम स्मॉल हो जाए। साइटिक मीन सेल, माइक्रो मीन स्मॉल। नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स 80 टू 100 फेम्टोलीटर है, जिसे हम मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम कहते हैं। एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 80 टू 100 फेम्टोलीटर है। अगर 80 फेम्टोलीटर से कम हो जाए तो इसे कहते हैं कि वॉल्यूम रेड ब्लड सेल्स का स्मॉल हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इस अनीमिया को हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक अनीमिया। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें माइक्रोसाइटिक अनीमिया हो जाता है, यानी कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें सेल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है? इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, थैलासीमिया एंड अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया वो अनीमिया जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। अब आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। हीम आयरन मोस्टली प्रेजेंट होता है चिकन में, मीट में, एग्स में। नॉन हीम आयरन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में मौजूद होता है। हीम आयरन इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉन हीम आयरन के। जैसे कि मैंने इधर परसेंटेज लिखी है कि हीम आयरन 10 टू 20% अब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू नॉन हीम आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है वो ओनली 1 टू 2% होती है। अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इटियोलॉजी को डिस्कस करें, इट मे बी ड्यू टू डिक्रीज इनटेक। फॉर एग्जाम्पल इन प्योर वेजिटेरियंस, जो प्योर वेजिटेरियंस है वो सिर्फ वेजेस का यूज़ करते हैं, वो चिकन मीट वगैरह यूज़ नहीं करते, तो वो तो सिर्फ नॉन हीम आयरन ले रहे हैं जो कि क्वांटिटी में भी कम अवेलेबल होती है इनमें। सेकंड थिंग, ये अब्जॉर्ब भी डिफ़िकल्टी के साथ होती है एज कम्पेयर टू हीम आयरन। इट मे बी ड्यू टू डिक्रीज अब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जांपल इन सीलियक डिजीज, इन गैस्ट्रेक्टमी। अब सीलियक डिजीज़ में क्या होता है कि सीलियक डिजीज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ है जिसके अंदर विलाई भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब विलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इसकी अब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट हो जाती है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई है गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है कि हम सर्जरिकली कुछ पार्ट है स्टमक का वो रिमूव कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि एसिड की प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाती है। एसिड क्या करता है कि मेक श्योर करता है कि आयरन मोस्टली अवेलेबल रहे इन दी फेरस फॉर्म, F2+ में। इट इज़ फेरस फॉर्म, इट इज़ मोस्ट इजीली अब्जॉर्वेबल एज कम्पेयर टू फेरिक फॉर्म। ठीक है, एसिड की जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्वांटिटी ऑफ फेरस आयरन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है वो अफेक्टेड हो सकती है। तीसरी कंडीशन कौन सी है? तीसरी कंडीशन है इंक्रीज डिमांड। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है? न्यूनेट और इन्फेंट
सिर्फ माँ का दूध पी रहे होते हैं, तो माँ के दूध में आयरन का जो लेवल है वो कम होता है एज कम। अगर डिमांड किस कंडीशन में और बढ़ती है, डिमांड बढ़ सकती है प्रेगनेंसी में, बढ़ सकती है एडोलेसेंस में, बढ़ सकती है इन्फेंट न्यू नेट्स में इंक्रीज हो जाती है। और ब्लड लॉस जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन है। हुकवर्म पैरासाइट है जो हमारे इंटेस्टाइन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और उधर से ब्लड को सक करते हैं। अब इस हुकवर्म इन्फेस्टेशन में भी ब्लड लॉस हो सकता है। पेप्टिक अल्सर्स हैं अगर पेशेंट को, तो पेप्टिक अल्सर से भी ब्लड लॉस हो सकता है। नॉर्मल जो मेंसेस में ब्लड लॉस होता है वो 20 to 50 ml के राउंड अबाउट होता है। अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और 8 दिन से ज़्यादा कंसिस्टेंटली मेंसेस आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में भी ब्लड लॉस इंक्रीज हो जाता है। ये 4 कंडीशन है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में माइक्रोसाइट क्यों बन जाते हैं, सेल स्मॉल क्यों हो जाते हैं। हमारी बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होते हैं इनटू एरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट रिलेटिवली लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो डिफरेंशिएट होते हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाता है और फिर वो रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ALA सिंथेटेज, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेटेज, और फिर अमाइनो लिवोलेनिक एसिड बना देता है। अमाइनो लिवोलेनिक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में मूव करता है और डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के जरिए से कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोपोरफायरिन 9 में। साइटोप्लाज्म में प्रोटोपोरफायरिन 9 बनने के बाद ये दोबारा मूव करता है प्रोटोपोरफायरिन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन मौजूद होता है। प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड फेरस जेलाटेज, और फिर हीम बना देता है। अब हीम माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद साइटोप्लाज्म में मूव करती है और फिर ग्लोबिन जो चेन है उनके साथ बाइंड करती है, 4 ग्लोबिन चेन के साथ बाइंड करती है और हीमोग्लोबिन बना देती है। वो कंडीशन जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, लेस प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन के साथ बाइंड करेगा, लेस हीम बनेगी। जब लेस हीम बनेगी तो साइटोप्लाज्म में लेस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो लेस हीमोग्लोबिन बनेगी। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आयरन की डेफिशिएंसी सेल का जो साइज़ है, सेल का जो वॉल्यूम है उसको स्मॉल कर देती है और कैसे एनीमिया हो जाता है। देखें, जब हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में या हीमोग्लोबिन का लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज है तो एक तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगी, हीमोग्लोबिन की जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन है या सिंथेसिस है वो कम होगी, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब माइक्रोसाइटिक अनीमिया कैसे होता है कि जब हीमोग्लोबिन का लेवल सेल में कम है साइटोप्लाज्म में, एक उस वजह से भी सेल का वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है। सेकंड थिंग है कि एरिथ्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट हो जाता है मोर, ताकि वो इनफ हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म में मेंटेन कर सके। तो मोर डिफरेंशिएशन के चक्कर में उसका जो साइज है, उसका जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली स्मॉल हो जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि अनीमिया इस वजह से होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ आरबीसी कम हो गई है। ये तो डिस्कस कर लिया अनीमिया कैसे होता है। अब हम डिस्कस करना है कि माइक्रोसाइट्स जो वॉल्यूम है वो सेल का स्मॉल कैसे होता है। एक तो ये है कि हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म में कम मौजूद है, उसकी वजह से वॉल्यूम कम है। दूसरा, देयर इज मोर डिफरेंशिएशन, एरिथ्रोब्लास्ट थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा ताकि डिले किया जाए प्रोडक्शन को, ताकि इनफ हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म में मेंटेन की जाए। जब वो मोर डिफरेंशिएट होता है तो सेल का जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पेशेंट प्रेजेंट करता है वीकनेस, फटीग, हेडेक के साथ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग विच इज़ कॉल्ड डिस्पनिया, इंक्रीज हार्ट रेट। अब हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होता है? हार्ट रेट इसलिए इंक्रीज हो जाता है जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाएगा तो देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एज अ रिस्पॉन्स टू एनीमिया हमारी बॉडी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगी ताकि रैपिडली ब्लड पंप किया जा सके टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। मरमर, अगर हम स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करेंगे चेस्ट को तो हमें फंक्शनल सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। मरमर एक्चुअली होता है अब नॉर्मल हार्ट साउंड, नॉर्मली लेफ्ट अब ये नॉर्मल हार्ट साउंड है।
अगर तो अब नॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है सिस्टोलिक के दरमियान कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो उसे कहते हैं मरमर। अब ये मरमर क्यों सुनाई देता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स काउंट देयर इज रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की तो ब्लड रैपिडली लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में मूव करेगा, और इस जब रैपिडली मूवमेंट की वजह से जो अब नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं फंक्शनल मरमर ऑफ एनीमिया। ठीक है। एंगुलर स्टोमाटाइटिस हो सकता है। एंगुलर स्टोमाटाइटिस क्या है? फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें ये लिप्स हैं, ये एंगल है माउथ का, इस एंगल पे जो फिर लीजन्स होते हैं, जो फिर अल्सर होते हैं, उसे एंगुलर स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ठीक है। देन पीका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को परसिस्टेंटली कुछ खाने की क्रेविंग होती है और वो नॉन फूड सब्सटेंस को भी चबाने की कोशिश करता है, ऐसा फील होता है। ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पीका। अब रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर्स, कोइलोनिकिया क्या है कि नॉर्मली हमारे जो नेल्स हैं ना वो कन्वेक्स होते हैं। इस कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारे नेल्स कनकेव हो जाते हैं। ठीक है। कनकेव हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कनकेव हो जाते हैं। देर में बी एट्रोफिक टंग, अगर हम गौर करें तो हमारी टंग के ऊपर प्रोजेक्शंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसे हम पेपिला कहते हैं। अब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ये टंग के जो पेपिला है ये एट्रोफिक हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं एट्रोफिक टंग। देर में बी पेल स्किन ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लमर विंसन सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। प्लमर विंसन सिंड्रोम इज एक्चुअली ट्राइएड ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिस्फेजिया मींस डिफिकल्टी इन सोलिंग एंड देयर में बी एसोफेजियल वेब। आप इसको आईडीई के नाम से याद रख सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सबसे पहले हम सीबीसी प्रिस्क्राइब करेंगे। सीबीसी कहते हैं, सीबीसी को कंप्लीट ब्लड काउंट और कंप्लीट ब्लड पिक्चर भी कहते हैं। सीबीसी में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन का लेवल, रेड ब्लड सेल्स का लेवल, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन क्या है? जिस तरह हमने पढ़ा था एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इसी तरह एमसीएच इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रिलेटिव टू द साइज ऑफ आरबीसीज। इसमें एवरेज वॉल्यूम थी, इसमें रिलेटिव टू द साइज है। इसका जो नॉर्मल लेवल है एमसीएचसी का वो 31 to 36% है पर सेल। और फिर जो रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स है ये इसको हम करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट भी कहते हैं। इसमें हम रेटिकुलोसाइट्स के काउंट की परसेंटेज को ब्लड से मालूम करते हैं और एक फार्मूले के जरिए से एक वैल्यू निकालते हैं। अगर वो वैल्यू 3 से ज़्यादा है वैल्यू तो मतलब बोन मैरो कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है अनीमिया को। अगर 3 से कम है तो इसका मतलब है कि अनीमिया को बोन मैरो कंपनसेट नहीं कर रही। रेटिकुलोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हमें ये बताता है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल वॉल्यूम की वेरिएशन क्या हो सकती है। नॉर्मल वेरिएशन क्या हो सकती है रेड ब्लड सेल्स के वॉल्यूम की? इट्स नॉर्मल रेफरेंस रेंज 11.5 से 14.5% होती है। 11.5 से 14.5% होती है। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाएगा, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स डिपेंड करता है कि बोन मैरो कंपनसेट कर रही है या नहीं कर रही। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखिए कुछ सेल का साइज सही ठीक होगा, कुछ सेल का साइज स्मॉल होगा, कुछ सेल का साइज उससे बड़ा होगा लेकिन नॉर्मल से कम होगा। तो जो वेरिएशंस आ जाएंगी ना वो वेरिएशन इंक्रीज हो जाएगी। हमने देखा था RDW इज द वेरिएशन इन आरबीसी वॉल्यूम, नॉर्मल वेरिएशन। तो इस नॉर्मल वेरिएशन से जो वेरिएशंस आ रही हैं सेल के वॉल्यूम में वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब हम आयरन प्रोफाइल देखेंगे, आयरन प्रोफाइल में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डेफिनेटली आयरन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। फेरेटिन क्या है? हमारी बॉडी में जो आयरन स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन होता है। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन मौजूद है जिसे हम कहते हैं एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन
आयरन के साथ बाइंड करती है और फेरेटिन बना लेती है। हमारी बॉडी में जो आयरन स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफेरिन एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है। और फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है ट्रांसफेरिन की जो वो अपने साथ आयरन को बाइंड कर सकती है। फिर ट्रांसफेरिन सेचुरेशन परसेंटेज क्या है कि कितनी परसेंट नॉर्मली ट्रांसफेरिन सेचुरेट है या नहीं है। आयरन का लेवल कम हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। फेरेटिन स्टोर भी कम हो जाते हैं। देखिए आपने याद रखना है, सबसे पहले जब आयरन की इनटेक को रोक दिया जाए, एक बंदा है वो आयरन की इनटेक नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल एक बंदा था वो नॉन वेज था, वो वेज पे शिफ्ट हो गया, प्योर वेजिटेरियन बन गया है, अब वो आयरन की क्वांटिटी को कम ले रहा है, तो जो सबसे पहले हमारी बॉडी हमारे जो स्टोर हैं उसको यूटिलाइज करेगी। सबसे पहले हमारी बॉडी में फेरेटिन का लेवल कम हो जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, फिर उसके बाद आके रेड ब्लड सेल का साइज और उसका उनके नंबर कम होंगे, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन कम हो गया, फेरेटिन कम हो गया, ट्रांसफेरिन जो ट्रांसफेरिन का लेवल है वो इंक्रीज कर देगा। क्यों? जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी ट्रांसफेरिन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ट्रांसफेरिन भी बढ़ गई है जिसकी वजह से कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। एक तो ये कि बॉडी ने ट्रांसफेरिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी है, इस वजह से कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। दूसरी बात ये कि आयरन का लेवल कम है, जब आयरन का लेवल कम है तो आयरन कम हो गई है तो ये इसकी जो कैपेसिटी है कंपैरेटिवली वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब ये ज़्यादा को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ज़्यादा इसके साथ कम इसके साथ बाइंड हो रही है ट्रांसफेरिन के साथ, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है और ज़्यादा को, तो इस टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन डिक्रीज हो जाएगी। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन से मुराद कितने मॉलिक्यूल आरबीसीज ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड कर रहे हैं। जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लेस आयरन ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करेगा तो इट विल बी लेस सेचुरेटेड, तो इसकी सेचुरेशन कम हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है, जब रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है तो रीनल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाता है। जब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तो हमारे रीनल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हमारी बोन मैरो में जाता है, एरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट कर देता है और एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज करा देता है। जब एरिथ्रोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए से रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। जब एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, जब एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो जाती है तो जो रेटिकुलोसाइट्स हैं उनका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। अब रेटिकुलोसाइट्स क्या है? जो फ्रेश न्यू स्लाइटली इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें हम रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। नो हम बोन मैरो बायोप्सी लेंगे तो हमें बोन मैरो की सेलुलरिटी इंक्रीज मिलेगी, यानी जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रेड ब्लड सेल को देखेंगे तो रेड ब्लड सेल में सेंट्रल पैलर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये सेंट्रल पैलर क्या बुलाएं इसको देखते हैं। नॉर्मली हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो बाइकनकेव होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बाइकनकेव होता है। अब बाइकनकेव क्यों होता है? अगर आप डीप स्टडी करें तो आपको ये पता लगेगा रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका वॉल्यूम साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो दरमियान में से इंटेंड हो जाती है। जब ये सेल मेम्ब्रेन दरमियान से इंटेंटेड हो जाएगी, जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्पर्स हो जाएगी पेरिफेरली और सेंट्रल में बहुत कम मौजूद होगी एज कंपेयर टू पेरिफेरी। जब हम ऊपर से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें यूं नज़र आएगी, पेरिफेरल पे हीमोग्लोबिन है, सेंट्रल पे थोड़ी कम है तो सेंट्रल पैलर होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस और प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो जो सेंट्रल पैलर एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ज़्यादा सेंट्रल पैलर एरिया नज़र आएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम ये भी कहते हैं कि हाइपोक्रोमेसिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आयरन सप्लीमेंट्स के साथ ट्रीट किया जा सकता है। फेरस सल्फेट 500 मिलीग्राम 1 टाइम अ डे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फेरस ग्लूकोनेट 250 मिलीग्राम 2 टाइम अ डे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हमने थेरेपी को 3 से 6 मंथ तक कंटिन्यू रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि 2 मंथ के अंदर अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बट हमने 3 से 6 महीने थेरेपी को इसलिए कंटिन्यू रखना है ताकि जो स्टोर्स थे हमारी बॉडी में आयरन के, जिसे हम फेरेटिन कह रहे थे, वो भी डिप्लीट्स हो जाते हैं, तो ताकि वो स्टोर्स दोबारा फिल हो जाएं
इसलिए हम 3 से 6 माह तक थेरेपी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अब हम थेरेपी के रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं कि हमारी बोन मैरो आयरन सप्लीमेंट्स को, आयरन थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही। हम ब्लड में रेटिकुलोसाइट्स काउंट चेक करते हैं। अगर रेटिकुलोसाइट्स 1 हफ्ते के बाद इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब है बोन मैरो आयरन थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, सेकंड थिंग, हम हीमोग्लोबिन भी देख सकते हैं। अगर पर वीक हीमोग्लोबिन का लेवल 1 ग्राम बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेल रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी बोन मैरो। उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।